नमस्कार दोस्तों, RKY PCS क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ RA सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और PSI सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें जो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है उसमें दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने पढ़ लिया था सुकराती पद्धति। सुकराती पद्धति पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा कांट पद्धति, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन पद्धति। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो सुकराती हमने पढ़ा था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए। दर्शन शास्त्र में तो हमने उपनिषद वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने जो वेद थे वैदिक उनको कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हमने जो शुक्रादि पद्धति थी वो कंप्लीट कर ली। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है कांट पद्धति, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखना कांट जो पद्धति है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कांट की क्या विचारधारा है दर्शन शास्त्र को लेकर, कांट की क्या विचारधारा है, उस विचारधारा के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, हमें लगातार मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना चाहिए तब तक हमारा गोल कंप्लीट नहीं हो जाए। जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर लेते तो हमें लगातार उसमें उसके ऊपर फोकस रखते हुए हमें अपनी मेहनत को जारी रखना है। तो हम जो दर्शन शास्त्र का सेकंड पेपर होता है SST, उसमें दर्शन शास्त्र जो सेकंड ग्रेड का पेपर SST होता है उसमें दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लेकर चल रहे हैं। एक मिनट, उसको हम लेकर चल रहे हैं और उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कांट पद्धति यानी कार्टेशियन पद्धति। तो दर्शन शास्त्र में जो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट रूप से आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन 99% आने की संभावना है। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास रख के अपना जो आगे का जो स्टडी है वो कर सकते हो। दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट है उसके नींव मजबूत कर सकते हो। तो RKY PCS क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का मतलब है कि आपके भी नोट्स साथ के साथ कंप्लीट होते रहे, आप भी साथ के साथ नोट्स बना सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कांट पद्धति। हमने सुकराती पद्धति के बारे में पढ़ लिया था। अब टॉपिक हमारा कांट की पद्धति, कार्टेशियन पद्धति। कार्टेशियन पद्धति, कार्टेशियन पद्धति यानी कांट पद्धति। इसको लेकर चलेंगे हम कांट पद्धति को। दर्शन शास्त्र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांट पद्धति। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखेंगे और क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो हम कांट के बारे में पढ़ेंगे, कांट की विचारधारा क्या रही, कांट का जन्म कहाँ हुआ और कांट ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कांट है, कांट पद्धति में जो विचारक है वो है रेन डेकार्टे। रेन डेकार्टे जिसे बोलते हैं हम कांट पद्धति। तो रेन डेकार्टे का जन्म 31 मार्च 1576 को 31 मार्च 1576 को फ्रांस के तुरेन नामक नगर में हुआ। रेन डेकार्टे का जन्म रेने डेकार्टे का जन्म रेन डेकार्टे का जन्म रेन डेकार्टे का जन्म कहाँ हुआ? तो रेन डेकार्टे का जन्म 31 मार्च 1576 को फ्रांस के तुरेन नगर में हुआ। 31 मार्च 1576 को कहाँ हुआ? फ्रांस के तुरेन नामक नगर में हुआ। तुरेन नामक नगर में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, कई बार तो ये पूछेगा कांट पद्धति से संबंधित विचारक कौन से हैं, तो वो रेन डेकार्ट है। वो है रेन डेकार्ट। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म फ्रांस के तुरेन नामक नगर में हुआ। कब हुआ? तो 31 मार्च 1576 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। किसका? रेन डेकार्टे का। रेन डेकार्टे को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता या फिर जनक कहा जाता है। रेन डेकार्टे को
आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता या जनक कहा जाता है। रेने डेकार्टे को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता कहा जाता है। पिता या फिर जनक कहा जाता है, कहा जाता है। रेने डेकार्टे को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता या फिर जनक कहा जाता है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का क्या कहा जाता है? इनको पिता या फिर इनको जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी, यानी आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? तो रेने डेकार्टे को कहा जाता है। अब क्या कारण हुआ, इन्होंने अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किया? अगर कौन सा कारण था जिसको लेकर रेने डेकार्टे ने अपने विचार प्रस्तुत किए? तो वो कारण था कि आधुनिक दर्शन की समस्त प्रवृत्तियां, जैसे जो आधुनिक दर्शन की जो समस्त प्रवृत्तियां होती है, जैसे वैज्ञानिकता, बुद्धिवाद, प्रकृतिवाद, स्वतंत्रता और तर्क आदि का सर्वप्रथम उल्लेख रेने डेकार्टे के द्वारा किया गया। रेने डेकार्टे के द्वारा किया गया, यानी इनके दर्शन में ही सर्वप्रथम वैज्ञानिकता, स्वतंत्रता, प्रकृतिवाद, बुद्धिवाद, इनका क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है। इनके दर्शन में सर्वप्रथम वैज्ञानिकता, बुद्धिवाद, प्रकृतिवाद, स्वतंत्रता और तर्क आदि का उल्लेख मिलता है। किनके? रेने डेकार्टे के सिद्धांत में। रेने डेकार्टे के अनुसार डेकार्टे ने दर्शन को मध्यकालीन अंधविश्वासों, यानी जो मध्यकाल में जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़िवादिता थी, मध्यकाल में जो अंधविश्वास हुए और जो रूढ़िवादिता हुई, उनसे निकलकर तार्किक आधार पर इन्होंने अपना तर्क प्रदान किया। यानी जो अंधविश्वास थे मध्यकाल में, उनको, और जो रूढ़िवादिता जो परंपरा चली आ रही थी, उनको एक साइड में कर इन्होंने अपना क्या दिया? इन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया। किनके द्वारा? रेने डेकार्टे के द्वारा, यानी इन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया, सर्वप्रथम अपना तर्क इन्होंने दिया। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक पाश्चात्य का पिता या फिर इनको जनक कहा जाता है। किनको? रेने डेकार्टे को। इसीलिए रेने डेकार्टे को आधुनिक पाश्चात्य का पिता या फिर इनको जनक कहा जाता है। रेने डेकार्टे को बुद्धिवाद के पिता भी कहा जाता है। रेने डेकार्टे को, या फिर सबसे पहले देखो कि इन्होंने का मतलब है रेने डेकार्टे, इन्होंने सर्वप्रथम मध्यकालीन अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता से अलग हटकर अपना तर्क प्रस्तुत किया। अब आधुनिक जो अंधविश्वास रूढ़िवादिता कौन सी? वैज्ञानिकता और स्वतंत्रता, बुद्धिवाद, प्रकृतिवाद, इनसे हटकर इन्होंने अपना क्या दिया? तर्क दिया। इनको ही बुद्धिवाद का पिता कहा जाता है। रेने डेकार्टे को बुद्धिवाद का पिता कहा जाता है। रेने डेकार्टे को बुद्धिवाद का पिता या जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, यानी इनको ही बुद्धिवाद का पिता है, फिर इनको जनक कहा जाता है। किनको? रेने डेकार्टे को। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुद्धिवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो बुद्धिवाद का पिता रेने डेकार्टे को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिवाद का पिता इनको
कहा जाता है, रेन डेकार्टे को कहा जाता है। इनका कारण क्या है, आखिर क्यों कहा जाता है बुद्धिवाद का पिता? रेन डेकार्टे को बुद्धिवाद का पिता क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है कि रेन डेकार्टे का ज्ञान एकमात्र स्रोत क्या माना जाता है? बुद्धि माना जाता है। क्या कारण हुआ, आखिर बुद्धिवाद का पिता क्यों कहा गया इनको? तो इनको बुद्धिवाद का पिता कहने के पीछे एक पक्ष था, एक तर्क था, वो था कि इन्होंने ज्ञान का जो मुख्य स्रोत माना वो किसे माना? बुद्धि को माना। इसीलिए बुद्धिवाद का इनको पिता या फिर जनक कहा जाता है। इन्होंने ज्ञान का मुख्य स्रोत, इन्होंने ज्ञान का मुख्य स्रोत बुद्धि को माना, बुद्धि को माना है। इसी कारण से इसे बुद्धिवाद का पिता कहा जाता है। यही कारण कि इनको बुद्धिवाद का पिता कहा जाता है। और देखते हैं रेन डेकार्टे के बारे में। तो रेन डेकार्टे के बारे में हम देखते हैं कि रेन डेकार्टे का जो नाम था लैटिन भाषा में वो था कार्टेशियन। इसीलिए इनके जो लैटिन भाषा में नाम था कार्टेशियन, इसी कार्टेशियन के नाम पर ये जो इनका विचार हुआ उनका क्या नाम पड़ा? तो उनका नाम पड़ा कार्टेशियन पद्धति। कार्टेशियन नाम पे इनका कार्टेशियन पद्धति नाम पड़ा। इसके आधार पर इनके विचारों को पढ़ा जाता है, या फिर इसको हम कांट पद्धति भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, रेन डेकार्टे वही है जो कांट पद्धति के जनक है, या फिर कांट पद्धति के अपने विचार प्रस्तुत किए, कार्टेशियन पद्धति में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो रेन डेकार्टे का लैटिन भाषा में क्या नाम था? तो वो था कार्टेशियन। रेन डेकार्टे का लैटिन नाम क्या था? कार्टेशियन। इसी नाम पर इस विचार का क्या नाम पड़ा? कार्टेशियन पद्धति। इसके बाद हम देखते हैं और डेकार्टे के बारे में। तो डेकार्टे के ने गणितीय विधि, डेकार्टे ने गणितीय विधि में अपने दर्शन का आधार बनाया। मतलब कई बार किसी से पूछ लिया जाता है कि रेन डेकार्टे का दर्शन का आधार क्या था? सामाजिक विधि, गणितीय विधि। तो इस प्रकार में बताना होगा कि जो रेन डेकार्टे का जो आधार था, दर्शन का आधार था, वो था गणितीय विधि। गणितीय विधि के आधार पर इन्होंने अपना दर्शन प्रस्तुत किया। गणितीय विधि को हम बोल सकते हैं ज्यामितीय विधि भी। रेन डेकार्टे ने के दर्शन का आधार गणितीय विधि को बनाया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? गणितीय विधि को तो इसे बोल सकते हैं ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि। तो रेन डेकार्टे के दर्शन का आधार था वो किस विधि पर था? तो वो था गणितीय विधि के ऊपर। अब देखते हैं रेन डेकार्टे की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। रेन डेकार्टे की प्रमुख पुस्तकें वो कौन कौन सी है? रेन डेकार्टे की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो हमने देखा कि रेन डेकार्टे का जन्म 31 मार्च 1576 को फ्रांस के तुरेन नामक नगर में हुआ। इसके बाद हमने देखा कि रेन डेकार्टे को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता या फिर जनक कहा जाता है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आधुनिक मध्यकाल में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से अलग हटकर अपना तर्क प्रस्तुत किया। किन्होंने? रेन डेकार्टे ने। इन्होंने सर्वप्रथम मध्यकालीन अंधविश्वासों की ओर से अपना तर्क प्रस्तुत किया। इसलिए इनको आधुनिक पाश्चात्य का पिता या फिर जनक कहा जाता है। किसको? रेन डेकार्टे को। अब देखते हैं इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। कई बार किसी पूछ लिया जाता है कि रेन डेकार्टे ने ज्ञान का स्रोत किसे बताया? तो रेन डेकार्टे ने ज्ञान का स्रोत बुद्धि को बताया गया है। रेन डेकार्टे का दर्शन का आधार क्या था? तो रेन डेकार्टे का दर्शन का आधार था वो था गणितीय विधि या फिर उसको कहते हैं ज्यामितीय विधि। तो इस प्रकार रेन डेकार्टे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेन डेकार्टे का मत पूछ लिया जाता है। रेन डेकार्टे की पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। रेन डेकार्टे का
दर्शन का आधार पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं रेन डेकार्टे की पुस्तक कौन कौन सी है। रेन डेकार्टे की पुस्तकें, डेकार्टे का मतलब इनका जो लैटिन भाषा में नाम था वो था कार्टेशियन। तो आप ये अलग से मतलब है ना कि जो कार्टेशियन है, कांट है, ये अलग है और डेकार्टे अलग है। डेकार्टे का ही जो लैटिन नाम है वो है कार्टेशियन, इसलिए इनके नाम पर पड़ा कार्टेशियन पद्धति। अब इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, रेन डेकार्टे की पुस्तकों के बारे में देखते हैं वो कौन कौन सी है। रेन डेकार्टे की पुस्तकें कौन कौन सी है, तो रेन डेकार्टे की पुस्तक, रेन डेकार्टे की प्रमुख पुस्तकें रेन डेकार्टे की प्रमुख पुस्तकें। दोस्तों साथ के साथ आप भी नोट्स कंप्लीट करते रहें ताकि बाद में आपको अपने नोट्स से रिवीजन करने का बढ़िया कंटेंट तैयार हो सके, आपको कंटेंट मिल सके। ये तो नहीं कि आप बार बार वीडियो देखोगे, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये तो कंफर्म है। एसएसटी वाले जो लड़के हैं वो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। और ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन कौन से, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र। ये हमें सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे। यही सेकंड पेपर का जो मुख्य बिंदु है, ये 4 पेपर है, ये हमारे सिलेक्शन का आधार बनेंगे। तो इनको इतना अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर करना है और साथ के साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करने हैं और साथ के साथ रिवीजन भी करना है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ गहराई से पढ़ा रहा हूँ, छोटा कुछ भी नहीं है। तो जो टॉपिक है उसको गहराई से लेकर चल रहा हूँ, जितना हो सके उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैच कर लेना, क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं और क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैं आपको बता चल रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो रेन डेकार्टे की प्रमुख पुस्तकें थी, तो उनमें पहली पुस्तक कौन सी है, तो पहली पुस्तक है इनकी डिस्कोर्स ऑन मेथड। पहली पुस्तक है इनकी डिस्कोर्स ऑन मेथड। डिस्कोर्स डिस्कोर्स ऑन मेथड, इनकी पहली पुस्तक देख, इनकी रेन डेकार्टे की, इनकी पहली पुस्तक हुई कौन सी, डिस्कस ऑन मेथड्स, यानी दार्शनिक पद्धति पर विचार। डिस्कस का मतलब होता है विचार और मेथड का मतलब होता है दार्शनिक आधार। तो दार्शनिक पद्धति पर विचार, डिस्कस ऑन मेथड्स, यानी दार्शनिक पद्धति पर विचार। ये इनकी पहली पुस्तक थी, कौन सी, डिस्कस ऑन मेथड। पुस्तक का जरूर नाम ध्यान रखना, पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, पुस्तक का नाम देकर पूछ सकता है कि किसकी पुस्तक है, किसकी प्रमुख पुस्तक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें इस पुस्तक में डेकार्टे ने दार्शनिक पद्धति का वर्णन किया है। किसमें, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में डेकार्टे ने जो दर्शन की जो पद्धतियां उनका क्या किया है, वर्णन किया है। ध्यान रखना जो डिस्कस ऑन मेथड है इसमें जो डेकार्टे ने तो दार्शनिक पद्धति का वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक कौन सी है, इनकी दूसरी पुस्तक है कौन सी, कि मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट फिलोसॉफी। मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट फिलोसॉफी, मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट फिलोसॉफी। मेडिटेशन ऑन दी फर्स्ट फिलोसॉफी, ये इनकी क्या है, इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है। इनकी रेन डेकार्टे की या फिर कार्टेशियन की दूसरी पुस्तक का नाम है। मतलब बुद्धि के निर्देश के नियम, इसे कहते हैं बुद्धि के निर्देश के नियम। किसे, बुद्धि के निर्देश के नियम इनकी तीसरी पुस्तक थी। ये दूसरी पुस्तक है इनकी, वो है मेडिटेशन ऑन दी फर्स्ट फिलोसॉफी, यानी प्राथमिक दर्शन पर मनन। और ये पुस्तक कब आई इनकी, तो 1641 में। कब आई इनकी, 1641 में, 1641 में इनकी पुस्तक आई 1641 में। इनका क्या नाम है, तो
इनका नाम मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट फिलोसॉफी, मतलब प्राथमिक दर्शन पर मनन। प्राथमिक दर्शन पर मनन, प्राथमिक दर्शन पर मनन, ये इनकी क्या थी, इनकी दूसरी पुस्तक थी, प्राथमिक दर्शन पर मनन। तीसरी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी तीसरी पुस्तक है कौन सी, रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑन द माइंड। रूल फॉर द डायरेक्शन ऑन द माइंड, रूल फॉर द डायरेक्शन ऑन द माइंड, तीसरी पुस्तक है इनकी। रूल्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ माइंड, रूल्स फॉर द डायरेक्शन, रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑन द माइंड। ये इनकी क्या थी, ये इनकी तीसरी पुस्तक थी, ये इनकी तीसरी पुस्तक थी। ये कब आई, तो ये कब आई ये पुस्तक, तो ये लगभग 1641 के बाद इनकी पुस्तक आई। इसका अर्थ क्या था इस पुस्तक का, तो बुद्धि के निर्देश के नियम, बुद्धि के निर्देश के नियम, बुद्धि के निर्देश के नियम, निर्देश के नियम, ये इनकी क्या थी, ये इनकी तीसरी पुस्तक थी, ये इनकी तीसरी पुस्तक थी। उसके बाद देखते हैं और कौन सी पुस्तक रही, तो इनकी पुस्तक रही जो चौथी पुस्तक थी, जो नेक्स्ट पुस्तक थी वो थी इनकी द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिलोसॉफी, जो कि 1644 में आई, यानी दर्शन के सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसॉफी, ये इनकी चौथी पुस्तक थी। द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसॉफी, द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसॉफी, द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसॉफी, ये कब आई इनकी 1644 में, यानी दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, दर्शन के मुख्य सिद्धांत, ये थी दर्शन के सिद्धांत, दर्शन के सिद्धांत। ये इनकी क्या थी, ये इनकी चौथी पुस्तक थी। पांचवी पुस्तक कौन सी थी इनकी, रेन डेकार्टे की। तो मुख्य मुख्य पुस्तक आपको याद रखना है, यानी कि पूरी याद रखना है, लेकिन फिर भी इनको एक नजर में रखना है कि इनकी एक इनकी पुस्तक का ये नाम था। पांचवी पुस्तक थी इनकी द पेंशंस ऑफ द सोल, द पेंशंस ऑफ द सोल, जो कि कब आई 1649 में आई, द पेंशंस ऑफ द सोल, द पेंशंस ऑफ द सोल, ऑफ द सोल कब आई है 1649 में, 1649 में आई। ये इनकी कहती है इनकी पांचवी पुस्तक थी, यानी आत्मा के जुनून, आत्मा के जुनून। इनकी पांचवी पुस्तक थी। नेक्स्ट पुस्तक कौन सी थी इनकी, तो ली मोड़े, यानी जगत, ली मोड़े, इसका मतलब होता है जगत। तो ये रेन डेकार्टे की प्रमुख पुस्तकें थी। कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया। तो इन पुस्तकों को ध्यान में रखना है, इनके नाम ध्यान में रखना है, और कब आई ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रमुख पुस्तक किस विचारक की रही, तो वो हमें फिर बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार इनकी ये पुस्तकें थी। तो कौन कौन सी पुस्तकें के बारे में बताया गया। तो सबसे पहली पुस्तक थी इनकी जो आई वो थी डिस्कस ऑन द मेथड्स, यानी दार्शनिक पत्ते पर विचार। दूसरी पुस्तक कौन सी थी, तो मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट फिलोसॉफी, यानी ये कब आई, तो आई 1641 में। इसका मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट फिलोसॉफी मतलब प्राथमिक दर्शन पर मनन। तीसरी पुस्तक थी रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑन द माइंड, रूल फॉर द डायरेक्शन ऑन द माइंड, बुद्धि के निर्देश के नियम। इसके बाद में द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसॉफी, यानी दर्शन के सिद्धांत, ये इनकी भी कहती है इनकी चौथी पुस्तक थी, कब आई 1644 में। इसके बाद में द पेंशंस ऑफ द सोल्स, यानी आत्मा में
जुनून, ये आई इनकी 1649 में। उसके बाद में ली मोडे यानी जगत, तो ये इनकी क्या रही, इनकी 5 पुस्तकें रही, इनकी रेन डेकार्टे की। अब देखते हैं कि रेन डेकार्टे को बुद्धिवाद के पिता कहा जाता है, तो क्या आधार है, क्यों कहा जाता है रेन डेकार्टे को बुद्धिवाद के पिता, क्या कारण है कि रेन डेकार्टे को बुद्धिवाद का पिता माना गया। ध्यान रखना, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के पिता भी किसे कहा जाता है, रेन डेकार्टे को कहा जाता है। बुद्धिवाद का पिता भी किसे कहा जाता है, रेन डेकार्टे को कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे बुद्धिवाद। बुद्धि बुद्धिवाद, रेन डेकार्टे का बुद्धिवाद। तो रेन डेकार्टे बुद्धिवाद के प्रमुख क्या रहे, जनक रहे, या फिर इनके रेन डेकार्टे को बुद्धिवाद का पिता माना जाता है। रेन डेकार्टे को प्रमुख दार्शनिक, रेन डेकार्टे यानी बुद्धिवाद के जो प्रमुख दार्शनिक हुए वो कौन कौन से हुए, तो रेन डेकार्टे प्रमुख, जो मैंने बताया कि बुद्धिवाद का जनक या उनको पिता कहा जाता है रेन डेकार्टे को, तो रेन डेकार्टे, स्पिनोजा और लाइबनिज्म, ये इनके क्या हुए, इनके बुद्धिवाद के प्रमुख दार्शनिक हुए। तो लिख लो साथ के साथ बुद्धिवाद के प्रमुख दार्शनिक, बुद्धिवाद के प्रमुख दार्शनिक। कौन कौन से हुए, तो बुद्धिवाद के प्रमुख दार्शनिक हुए रेन डेकार्टे, रेन डेकार्टे, स्पिनोजा और लाइबनिज्म और लाइबनिज्म, ये क्या हुई, ये बुद्धिवाद के प्रमुख दार्शनिक हुए। ध्यान रखना, बुद्धिवाद के प्रमुख दार्शनिक पूछ सकता है, 3 दे सकता है, और एक अलग देके पूछ सकता है कि कौन बुद्धिवाद का प्रमुख दार्शनिक नहीं है, या फिर 3 अलग देके ऑप्शन पूछ सकता है कि प्रमुख बुद्धिवाद का प्रमुख दार्शनिक कौन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बुद्धिवाद का प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से हैं। उसके बाद देखते हैं बुद्धिवाद के बारे में, तो और क्या बताया गया, तो बुद्धिवाद ज्ञान का एकमात्र स्रोत किसे मानते हैं, बुद्धिवाद, तो वो बुद्धि को मानते हैं। जो बुद्धिवाद है, बुद्धिवाद के जो दार्शनिक है, वो ज्ञान का स्रोत किसे मानते हैं, तो ज्ञान का एकमात्र स्रोत किसे मानते हैं, बुद्धि को मानते हैं। यानी रेन डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज्म, ये ज्ञान का स्रोत किसे मानते हैं, ये बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। यानी प्रमुख बुद्धिवादी जो ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मानते हैं। बुद्धिवाद, इसमें मुख्यतः ज्ञान का स्रोत बुद्धि को माना जाता है, बुद्धि को माना गया यानी जो बुद्धिवादी हुए वो दार्शनिक, बुद्धिवादी दार्शनिक हुए, वो ज्ञान का प्रमुख स्रोत किसे मानते हैं, तो बुद्धि को ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या, उसके बाद में और देखते हैं कि सार्वभौमिक और अनिवार्य ज्ञान अनुभव से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल बुद्धि से ही उसकी प्राप्ति संभव है। यानी जो सार्वभौमिक है, संपूर्ण जगत का जो ज्ञान है, वो किससे, वो अनुभव से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल बुद्धि के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये किसने कहा, तो बुद्धिवादी दार्शनिक ने बताया। बुद्धिवादी दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक ज्ञान और अनिवार्य ज्ञान अनुभव से प्राप्त नहीं होता, यानी केवल अनुभव से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो बुद्धि से ही प्राप्त होता है। ये किसने कहा, तो ये बुद्धिवादियों ने कहा। यानी बुद्धिवाद के जो विचारक हुए, जो समर्थक हुए, उन्होंने बताया कि जो सार्वभौमिक और जो अनिवार्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति कैसे संभव है, तो वो बुद्धि से ही संभव है। किससे संभव है, तो बुद्धि से ही संभव है। सार्वभौमिक ज्ञान, बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार, बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार सार्वभौमिक व अनिवार्य ज्ञान ज्ञान केवल
अनुभव से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बुद्धि से ही इस ज्ञान की प्राप्ति संभव है। ज्ञान की प्राप्ति संभव है। ये किसने बताया? तो ये जो बुद्धिवादी दार्शनिक हुए उन्होंने बताया कि जो सार्वभौमिक और संसार संपूर्ण जगत में जो ज्ञान है, जो अनिवार्य ज्ञान है, वो केवल अनुभव से प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि से ही उसकी प्राप्ति संभव होती है। ये किसने बताया? ये दार्शनिकों ने बताया। डेकार्टे ने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने तथा यथार्थ ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान से पृथक करने की क्षमता विकसित करने के लिए बुद्धि को पूर्ण शक्ति माना। यानी जो यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है उसको, और जो वास्तविक यानी अयथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान है उसको, इन दोनों को प्राप्त करने, इन दोनों को इन दोनों को पृथक करने, यानी यथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान यानी अवास्तविक ज्ञान, इन दोनों को पृथक करने के लिए पृथक करने के लिए किसे माना है? तो बुद्धि के द्वारा इन दोनों किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा इन दोनों ज्ञानों को पृथक किया जा सकता है। यानी डेकार्ट ने बताया कि जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान या फिर अवास्तविक ज्ञान को बुद्धि के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। किसने बताया? तो डेकार्ट ने बताया कि जो यथार्थ ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान है और जो अयथार्थ ज्ञान है, जो अवास्तविक ज्ञान है, ये बुद्धि के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ये किसने बताया? ये बुद्धि के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। किसने बताया? तो डेकार्ट के अनुसार ये मत दिया गया। इसके बाद देखते हैं बुद्धि की इन क्षमताओं को डेकार्ट ने बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश करते हैं। यानी जो पृथक करने की जो शक्ति है बुद्धि की, इसको ये क्या बताया डेकार्ट ने? तो बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश बताया। किसे? जो पृथक करने की शक्ति है यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान को, तो उसी पृथक करने की शक्ति को बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश बताया। किसने? डेकार्ट ने। इसी को डेकार्ट ने बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश बताया। किसके द्वारा? डेकार्ट के द्वारा बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश बताया। किसको? बुद्धि को। यानी बुद्धि के द्वारा ही यथार्थ या वास्तविक या अयथार्थ या अवास्तविक ज्ञान को अलग किया जा सकता है। किसने बताया? डेकार्ट ने बताया। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि के दो व्यापार होते हैं। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि के कितने व्यापार होते हैं? दो व्यापार होते हैं। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि के दो व्यापार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो डेकार्ट ने बताया कि बुद्धि के कितने व्यापार होते हैं? दो व्यापार होते हैं। पहला होता है प्रतिभान और दूसरा होता है निगमन। पहला होता है प्रतिभान और दूसरा होता है निगमन। पहला कौन सा होता है? प्रतिभान।
और दूसरा कौन सा होता है? निगमन। निगमन। प्रतिभान में क्या बताया? प्रतिभान में क्या बताया? तो प्रतिभान में बताया कि जो सुभिन्न ज्ञान जो स्वतः ही सिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभान। यानी वे ज्ञान जो स्वतः ही क्या होता है? सिद्ध होता है। स्वतः ही स्वयं अपने आप ही क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिभान। यानी स्वतः ही सिद्ध होने वाला ज्ञान, स्वतः ही सिद्ध होने वाला ज्ञान, होने वाला स्वतः ही सिद्ध होने वाला ज्ञान कौन सा है? प्रतिभान। स्वतः ही सिद्ध होने वाला ज्ञान कौन सा है? प्रतिभान। जबकि जबकि प्रतिभान पर जो स्वतः सिद्ध होता है उस ज्ञान पर जो निर्मित ज्ञान होता है, यानी इस ज्ञान के ऊपर जो ज्ञान होता है जिसके द्वारा इस स्वतः क्या हुआ? सिद्ध हुआ, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? निगमन कहते हैं। यानी प्रतिभान पर निर्मित ज्ञान को क्या कहते हैं? निगमन ज्ञान कहते हैं। प्रतिभान पर निर्मित ज्ञान को निगमन कहते हैं। प्रतिभान पर निर्मित ज्ञान को क्या कहते हैं? निगमन कहते हैं। यानी जो ज्ञान स्वतः ही सिद्ध हुआ, और वो सिद्ध किस लिए हुआ? उस ज्ञान को, यानी उसके ऊपर वाला जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? निगमन कहते हैं। निगमन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के ज्ञान बताए किसने? डेकार्टे ने। इस प्रकार डेकार्टे के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, जो कि प्रतिमान और निगमन इसकी क्या है? इसके दो व्यापार हैं। मैंने बताया कि डेकार्टे ने ज्ञान का एकमात्र स्रोत किसे माना? बुद्धि को माना। और इसके दो व्यापार कौन से हैं? तो प्रतिमान और निगमन इसके दो व्यापार हैं। डेकार्टे के अनुसार बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रमाणिक होता है। डेकार्टे के अनुसार बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान ही क्या होता है? प्रमाणित ज्ञान होता है। डेकार्टे के अनुसार बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रमाणिक ज्ञान होता है। प्रमाणिक ज्ञान होता है। किसने बताया? डेकार्टे ने। डेकार्टे ने बताया कि बुद्धि द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा था? वो प्रमाणिक होता है। उसका क्या है? उसका प्रमाण है, उस ज्ञान का प्रमाण है। किसने बताया? डेकार्टे ने बताया। इंद्रिय ज्ञान प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान हमें धोखा भी दे सकता है। किस प्रकार दे सकता है? तो मैंने बताया आपको। तो जो इंद्रिय ज्ञान होता है, हमारे इंद्रिया आंख कान नाक ये सब, ये क्या है? ये इंद्रिया है। ये क्या है? ये इंद्रिया है। और जब इंद्रिया, तो डेकार्टे ने किस प्रकार बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान उसको प्रमाणिक बताया और इंद्रियों के ज्ञान को अप्रमाणिक बताया। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, तो एक बार में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है, कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है और अचानक हमारी नजर उस पर पड़ती है, तो वो कैसी दिखाई देती है? हमें सांप की तरह दिखाई देती है। अचानक एक बार तो होगा हमें कि ये सांप है, रस्सी को हम देखेंगे एक बार तो ऐसा लगेगा कि ये सांप है। तो जो इंद्रियों के द्वारा जो हमने ज्ञान देखा वो कैसा है? वो अप्रमाणिक है। वो कैसा है? अप्रमाणिक है। लेकिन बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा है? वो प्रमाणिक ज्ञान होता है। इसी प्रकार डेकार्टे ने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अप्रमाणिक बताया है। डेकार्टे ने और डेकार्टे ने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अप्रमाणिक बताया। अप्रमाणिक बताया है। डेकार्टे ने बुद्धि के ज्ञान को क्या बताया? प्रमाणिक बताया है। और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अप्रमाणिक बताया, क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान हमें कभी भी क्या दे सकता है? धोखा दे सकता है। धोखा दिए ना, जैसे रस्सी पड़ी है उसको अचानक साफ समझ लेना ये क्या है? ये धोखा है। तो इसी प्रकार इंद्रियों का जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वो अप्रमाणिक ज्ञान होता है। कैसा होता है? वो अप्रमाणिक ज्ञान होता है। जबकि बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान कैसा होता है?
प्रमाणिक ज्ञान होता है। इसके बाद देखते हैं कि डेकार्टे ने क्या बताया। तो डेकार्टे के अनुसार यथार्थ वो प्रमाणिक ज्ञान को स्वतः ही सिद्ध होता है। तो मैंने बताया कि जो प्रतिभान होता है उसमें ज्ञान क्या होता है, स्वतः ही सिद्ध होता है, स्वतः ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार डेकार्ट ने बताया कि जो यथार्थ और जो प्रमाणिक ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्वतः ही सिद्ध होता है। डेकार्टे के अनुसार यथार्थ प्रमाणिक ज्ञान स्वतः ही सिद्ध होता है। डेकार्टे के दर्शन में स्पष्टता और विवेकपूर्णता ही प्रमाणिक ज्ञान की कसौटियां है। यानी डेकार्टे ने बताया कि जो स्पष्ट है, जो ज्ञान स्पष्ट है और जिसमें प्रमाणिकता है वो क्या है, वही ज्ञान की मुख्य क्या है, कसौटियां है, वही ज्ञान की मुख्य कसौटियां है। डेकार्टे के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है और संपूर्ण ज्ञान जन्मजात प्रत्ययों पर ही निर्भर है। यानी प्रत्येकल मैंने आपको बताया था कि किसी वर्ग या समूह से प्राप्त वो गुण जो कि उस वर्ग के समूह की क्या बनता है, पहचान बनता है, तो वो क्या है, वो प्रत्यय है, वो क्या है, प्रत्यय है। तो डेकार्टे ने बताया कि जो बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो एकमात्र क्या है, वो ही संपूर्ण ज्ञान है जिसके द्वारा जन्मजात प्रत्ययों पर वो ज्ञान क्या करता है, निर्भर करता है। जन्मजात प्रत्ययों यानी जो हमारे जन्म से जो गुण है, जन्म से हमारे अंदर जो गुण विद्यमान है उसी के द्वारा हमारी बुद्धि के द्वारा स्वतः ही ज्ञान क्या होता है, सिद्ध होता है। ये किसके बताया कि डेकार्टे ने बताया। किसने बताया, ये डेकार्टे ने बताया। डेकार्टे ने बताया था ज्ञान प्राप्ति में प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव का कोई स्थान नहीं है। डेकार्टे की संदेह विधि क्या है। तो डेकार्टे ने बुद्धि को समस्त पूर्वाग्रह, अंधविश्वासों और कम संस्कारों की पूर्ववर्ती विचारधाराओं से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए डेकार्टे ने संदेह विधि का सहारा लिया। एंड डेकार्टे ने संदेह विधि का सहारा क्यों लिया, क्योंकि डेकार्टे उस संदेह विधि के द्वारा अंधविश्वासों और कुसंस्कारों क्या करना चाहते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, इसलिए डेकार्टे ने संदेह विधि का सहारा लिया। तो अब देखते हैं डेकार्टे की संदेह विधि क्या है। डेकार्टे की संदेह विधि क्या है, कुल मिलाकर यह है कि डेकार्टे का जो भी ज्ञान का स्रोत है प्रत्यय है और डेकार्टे के जो व्यापार है उनको ध्यान में रखना है, और डेकार्टे ने स्वतः ज्ञान सिद्ध किया इसको ध्यान में रखना है, और डेकार्टे की संदेह विधि को भी ध्यान में रखना है। तो डेकार्टे की संदेह विधि क्या है वो देखते हैं। डेकार्टे की संदेह विधि, डेकार्टे ने संदेह विधि का सहारा क्यों लिया। तो डेकार्टे ने संदेह विधि का सहारा लिया क्योंकि वो क्या करना चाहता था। तो डेकार्टे जो अंधविश्वास है, जो कुसंस्कार है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी संदेह विधि का सहारा लिया। किसने, डेकार्टे ने संदेह विधि का सहारा लिया। तो हम देखते हैं डेकार्टे की संदेह विधि। डेकार्टे की संदेह विधि, संदेह विधि, डेकार्टे की संदेह विधि। तो डेकार्टे के अनुसार संदेह विधि में क्या बताया गया, तो संदेह विधि का प्रयोग क्यों किया गया। तो डेकार्टे ने संदेह विधि का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को क्या करना चाहता था, दूर करना चाहता था, इसलिए डेकार्टे ने संदेह विधि का प्रयोग किया। डेकार्टे का प्रसिद्ध कथन क्या था। डेकार्टे ने अपना जो प्रसिद्ध कथन दिया वो क्या था। तो डेकार्टे ने प्रसिद्ध कथन दिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध कथन किसका है, प्रसिद्ध कथन किसका है। तो डेकार्टे का जो प्रसिद्ध कथन है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल जो डेकार्टे की पत्ती है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे या फिर 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप RKY PCS क्लास से जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। RKY PCS क्लास आपके लिए संपूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास दे रहा है, बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है ताकि आपके भी नोट्स कंप्लीट हो सके। और इनका ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक बार में समझ में नहीं आएंगे, बार बार आपको इनको देखना पड़ेगा, बार बार इनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा, बार बार MCQ निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपके ये सब्जेक्ट पकड़ में आएंगे। और ध्यान रखना हमारे सिलेक्शन का जो मुख्य पॉइंट है ये 4 सब्जेक्ट ही है। SST वालों के लिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिलेक्शन करवाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो RKY PCS क्लास के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, RKY PCS क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई कमेंट और क्वेरीज है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है SST का, जो भी डिमांड कर रहा है दर्शन शास्त्र के, उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। क्वेश्चन आए हुए उनको देख ले और क्वेश्चन आने की संभावना उनको भी देखा जाएगा। तो RKY PCS क्लास में सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई में निरंतर अपना टाइम देते रहिए। अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। बड़ों का सम्मान कीजिए,
छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।